गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा स्टार्टिंग में प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने पढ़ा कि ह्यूमन का डाइजेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा बेसिकली हमारा पूरा ब्रीदिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कि आज कैसे हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने ये जाना कि कैसे हमने डाइजेस्ट किया, फिर हमने कैसे रेस्पिरेशन किया, और फिर हमने कैसे जो भी रेस्पिरेशन किया था उसके ज़रिए हमने कैसे उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया। और आगे हमने ये तक जाना कि बेसिकली हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे पंप होकर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में भेजता है, वो हार्ट से पढ़ा हमने। तो आज जो है हमारा टारगेट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैंने ये रेड और ब्लू से ये क्या चीज़ बनाई है। ठीक है, ये मैंने आज आपको बेसिकली याद है, मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स होती है हमारी, कुछ क्या होती है, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को हमारी बॉडी में इधर से उधर क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो हमारी बॉडी में हम रेड बेसिकली जो भी हमें वेसल्स शो करनी हो, रेड ट्यूब आपको कोई भी शो करनी हो, कोई भी आपको रेड ट्यूब शो करनी हो, तो रेड जो होगा ना कलर, वो शो करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। याद रखना, आप ये चीज एनसीईआरटी में भी देखेंगे कि जो रेड है सिंबल वो बताएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड है। और ऑक्सीजन प्लस ब्लड हमें क्यों चाहिए होता है, ऑक्सीजन जब किसी चीज में आता है तो वो पर्टिकुलर उस चीज को एनर्जी देता है, उस बॉडी पार्ट को एनर्जी देता है। और जो ब्लू कलर है वो शो करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, टेड ब्लड को। तो याद रखना, और इसके अंदर CO2 प्लस ब्लड होगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये आपको हमेशा जो रेड कलर की ट्यूब इसके अंदर शो हो रही होगी, ये आपकी इनकमिंग होगी, मतलब ब्लड को लाने वाले होगी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्यूब, डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्यूब। और डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्यूब कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कौन सी होती है, ये आपकी होती है आर्टरीज, आर्टरी। और जो आपकी ब्लू कलर होगा वो शो करेगा कलेक्टिंग, मतलब जो ब्लड को वापस बुलाएगी। पहले आप भेजोगे तब आपकी कोई भी ऑर्गन काम करेगा, चाहे वो किडनी हो चाहे स्टमक हो, पर कलेक्शन जब होगा मतलब उसने अब वो काम कर लिया है, उसने ऑक्सीजन का यूज कर लिया, अब वो दोबारा से CO2 भेज रहा है लंग्स की तरफ, तो ये कलेक्शन ट्यूब को शो करेगा, कलेक्शन ट्यूब। और कलेक्शन ट्यूब हमेशा होती है आपकी वेन्स। तो याद रखो कि जो रेड कलर की आपको शो हो रही है, ठीक है, ये रेड कलर की जो है वो आपको होती है आर्टरी, आर्टरी। और जो ये ब्लू कलर है जो वापस आपका देखो एरो जा रहा है, ठीक है, और वो आपका है वेन्स। ब्लू कलर आपका पूरा वेन्स को शो करता है और रेड कलर आपकी आर्टरी को शो कर रहा है। ठीक है, अब याद रखना, आपको पता है हार्ट, एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, इससे पढ़ने से पहले एक बार हार्ट को देख लोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हुआ याद ये था कि ब्लड में आपका ब्लड जो है वो आपका हार्ट में गया था और हार्ट में पंप हुआ। हार्ट में आयोटा नाम की एक ट्यूब थी जो क्या थी, ब्लड को पूरे के पूरे ऑर्गन्स तक सप्लाई करती है, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करती है। तो ये जो आपकी आर्टरी है बेसिकली, ये आपकी आयोटा नाम की बहुत ही बड़ी थिक ट्यूब होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर जो पंप होता है और ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है वो आपकी, ठीक है, आयोटा नाम की ये ट्यूब होती है। और जब वापस जाता है तो आपको पता है वेना कावाज में जाता है, एक होता है अपर वेना कावा और एक होता है लोअर वेना कावा, ये हम जान चुके हैं पिछली वाली वीडियो के अंदर। तो याद रखना, तो आपका सबसे पहले ब्लड किससे आएगा, ब्लड किससे आएगा, आपकी आर्टरीज से आएगा। और आर्टरी किसके अंदर होती है, आपकी ऑट्रा से जुड़ी हुई होती है, हार्ट के ऑट्रा से जुड़ी हुई होती है। ये हार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑट्रा के अंदर पंप होगा और आपके बॉडी ऑर्गन्स मतलब बॉडी पार्ट्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और किडनी में जाएगा साफ होने के लिए, किडनी में जाएगा साफ होने के लिए। और जब साफ हो जाएगा तो वापस आपके वेना कावा के अंदर जाएगा, मतलब वेन्स के अंदर, वेन्स के थ्रू वापस जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्टरी होती है इसे रेनियल आर्टरी बोलते हैं, रेनियल आर्टरीज। और ये जो आपकी वापस इसे बोलते हैं रेनियल वेन। ठीक है, रेनियल आर्टरी क्या होती है, रेनियल आर्टरी वो होती है जो ब्लड को
आपकी किडनीज के अंदर लाती है। देखो दोनों से जुड़ी हुई है, तो ये रेड कलर इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये दोनों के अंदर जाएगी। और जब पूरा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा अंदर, ठीक है, तो आपका ये वेना कावा के अंदर वापस जाएगी, किसके थ्रू? रेनियल वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो आप आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आर्टरीज वो होती है, बेसिकली आपकी आर्टरीज वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और आपकी वेन्स वो होती है जो वापस CO2 वाले ब्लड को लेके जाती है। तो इसका मतलब आपका एग्जाम में सबसे बड़ा डिफिकल्टी होती है कि बच्चों से पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड प्यूरिफाइड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड प्यूरिफाई होता है या CO2 वाला ब्लड प्यूरिफाइड होता है। मतलब हमारे बॉडी में से जो ब्लड निकालते हैं ना सैंपल के तौर पे, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए वो किससे निकाला जाता है, आर्टरीज या वेन से। तो आपको मैं बता दूं वो वेन से निकाला जाता है। हमेशा आपका ब्लड का सैंपल वेन से निकाला जाएगा, क्योंकि वेन्स और आर्टरीज में मैंने आपको डिफरेंस पे बताया था कि जो वेन्स होती है ना वो ऊपर ऊपर होती है, आपके विजिबल होती है, वेन्स ऊपर से दिखती है, और आर्टरीज डीप सिटेड होती है, डीप सिटेड। इसका मतलब होती है कि आर्टरीज दिखती नहीं है आपकी, याद रखना ये वाली बात। तो बेसिकली आपका ब्लड जो है वो हमेशा किससे निकाला जाता है? एक वेन से निकाला जाता है, याद रखना, वेन से निकाला जाता है। आर्टरीज से कभी आपका ब्लड नहीं निकाला जाता, क्योंकि आर्टरीज ऊपर ऊपर आपकी नहीं होती, आर्टरीज नीचे होती है, और वेन्स आपकी ऊपर से दिखने में सुपरफिशियल होती है, याद रखना। अब आते हैं हम बात कि ब्लड जो है हमारा वो वेन से लिया गया, इतना हमें पता लग गया। क्या वो ब्लड साफ होता है या वो ब्लड इम्प्योर होता है, वो प्योर होता है या इम्प्योर होता है? तो आप ध्यान से सुनो। देखो ब्लड आया किडनी में, जो आया किडनी में जो आ रहा है ब्लड, वो आपका वो रेड को शो कर रहा है। रेड मतलब वो शो कर रहा है इस कलर को, रेड कलर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब वो जो ब्लड आया है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, देखो वो ऑक्सीजन इन किडनी में जाएगा तभी तो किडनी वर्क करेगी। किडनी को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ताकि वो क्या करे, जो आपकी रिएक्शन है जैसे ग्लूकोज है उसको ब्रेक करे, उसमें ऑक्सीजन डलेगा तो ब्रेक होगा और एटीपी बनेगा, आपका एटीपी बनेगा। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से यहाँ एटीपी बनेगा, जिस वजह से ये काम करेगी किडनी। तो हमेशा याद रखना ऑक्सीजन किडनी यूज कर लेती है और किडनी काम करती है, और किडनी जब वापस प्योरीफाई करके भेजती है, ठीक है, तो उस ब्लड में CO2 होता है, उस ब्लड में CO2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हो गया। तो आपका CO2 वाला ब्लड जो होता है ना वो प्योरीफाइड होता है, ठीक है। तो देखो आप याद रखना कि रेड कलर वाला ब्लड प्यूरिफाइड होता है या ब्लू कलर वाला। तो ब्लू कलर वाला वर्ड जो आपका शो है, ट्यूब शो कर रही है, वो आपकी प्यूरिफाइड ट्यूब है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि ऑक्सीजन ने तो एनर्जी दी, तब किडनी ने काम किया, और जब किडनी ने काम करके वापस भेजा आपका किस चीज को, ब्लड को, तो वो किसके अंदर है? CO2 वाले ब्लड के अंदर है। तो हमेशा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्योर होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होता है या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर हो ही नहीं सकता। रीजन क्या उसका? उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होगा तो वो ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं किया किडनी ने, तो किडनी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करती है और अपने आप को काम करवाती है, वर्क करवाती है एज ए एनर्जी के तौर पे। और CO2, ठीक है, वो जिस ब्लड में CO2 होता है वो ब्लड प्योर होता है। अब आप बोलोगे सर CO2 तो हमें चाहिए नहीं, तो वो लंग्स साफ कर देता है बाद में। आपने लंग्स वाले लेक्चर में पढ़ा था कि लंग्स आपके CO2 को बाहर कर देते हैं। तो ओवरऑल जो ब्लड में बाकी खून बचता है वो फिर बाद में प्योर बचता है, ठीक है। तो ऐसा आपका किडनी कितने दिन में कितना काम करती होगी, कितना लीटर? आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीते होंगे, मैक्सिमम 5 पीते होंगे, पर आपकी किडनी पता है 180 लीटर काम करती है। मतलब आपका बार बार ब्लड, आप जो आपकी बॉडी में अगर 10 लीटर भी ब्लड है ना, तो उसको किडनी बहुत बार करेगी। कम से कम उस किडनी के अंदर से वो 20 टाइम तो मिनिमम गुजरता है। हमेशा आपका जो ब्लड है पूरे दिन भर में 20 टाइम्स तो मिनिमम किडनी से आपका फिल्टर होता ही होता है। तो आपका ऐसा करके 180 लीटर्स आपकी किडनी रोज ब्लड प्यूरिफाई करती है। 180 लीटर आपकी बॉडी में ब्लड है नहीं, पर एक्चुअली क्या किडनी उससे बार बार एक भी टॉक्सिक नहीं छोड़ना चाहती, तो उसको बार बार आपका प्यूरिफाई करती रहती है किडनी। तो ये वाली आपको बात याद रखनी है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को हम समझेंगे कि इस डायग्राम के अंदर क्या है। तो इस डायग्राम को अब ध्यान से देखो। होता क्या है कि सबसे पहले आपको इन सारे पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए।
सबसे पहले ये आपकी किडनी है, ये है आपकी लेफ्ट किडनी और ये है आपकी राइट किडनी। उल्टा क्यों है? जबकि ये हमारा राइट साइड है। मैंने बताया था कि सामने वाले का देखते हैं, जब भी ऑपरेशन करते हैं तो हम सामने वाले का करते हैं, इसलिए हमेशा जो आपका राइट होगा वो सामने वाले का लेफ्ट होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं लेफ्ट किडनी। और इसके लिए ये क्या है? आपकी राइट किडनी। अब याद रखना कि आपको ये थोड़ी ऊपर बनानी है लेफ्ट किडनी, और राइट किडनी थोड़ी नीचे। ऐसा क्यों? राइट किडनी ऊपर क्यों और लेफ्ट किडनी नीचे क्यों? उसका रीजन ये है कि यहां पर आपकी जो आपका राइट साइड होता है वहां पर ऊपर लीवर होता है। तो लीवर क्या करता है? लीवर की वजह से, लीवर है, लीवर काफी ज्यादा जगह लेता है, इसके ऊपर ऐसे लीवर होता है, इसलिए ये थोड़ी किडनी नीचे रहती है। हर इंसान के अंदर दोनों किडनी सेम पोजीशन पे नहीं रहती, लेफ्ट वाली ऊपर रहती है और राइट वाली थोड़ी नीचे रहती है। और हाँ, एक बात और याद रखना, दोनों किडनी कभी इक्वल नहीं होती, हमेशा अनइक्वल होती है। किसी की लेफ्ट किडनी बड़ी होती है, किसी की राइट किडनी बड़ी होती है। 10 मिलीमीटर का डिफरेंस तो होता ही होता है मिनिमम, 15-20 का भी हो सकता है, पर 10 मिलीमीटर का डिफरेंस होगा ही होगा। तो इसलिए याद रखना, 2 किडनी कांट बी इक्वल, पहला पॉइंट। दूसरा, लेफ्ट किडनी इज लिटिल अबव टू राइट किडनी बिकॉज ऑफ आर लिवर, ठीक है, बिकॉज लिवर इज जस्ट प्लेस्ड अबव द राइट किडनी। तो ये आपका एक और पॉइंट है। उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो आपने 2 ट्यूब्स है, इनका नाम मैंने आपको बता दिया पहले ही, इसका नाम है रेनल आर्टरी और इसका नाम है आपका रेनल वेन। उसके बाद किडनी का नाम हो गया। अब ये जो किडनी से वेस्ट आएगा वो इस ट्यूब के थ्रू आएगा। ये किडनी का जो वेस्ट आएगा वो इस ट्यूब के थ्रू आएगा। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन चलेगा, फिल्ट्रेशन के बाद अच्छा वाला ब्लड तो वापस आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू। ये आपकी ब्लू कलर के थ्रू ऊपर जा रहा है ब्लड, पर जो वेस्ट होगा वो इसके अंदर कलेक्ट होगा। इसे हम बोलेंगे क्या? ये आपकी ट्यूब क्या, इसे यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, यूरेटर। तो ये यूरेटर जो है ये आपका साफ वाला, बेसिकली जो भी आपका वेस्ट बनेगा उसको किसके अंदर लेके आए? यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। यूरिनरी ब्लैडर ये है, ये आपका स्टोर करता रहता है यूरिन को, और जब हमें अर्ज होती है, मतलब जब हमें क्या बोलते हैं, एक सिग्नल मिलता है कि ये पूरा फुल हो गया है, तो उसके बाद हम यूरेथ्रा से इसे बाहर पास करते हैं। देखो याद रखना, यही आपका यूरेटर है, ये आपका यूरेथ्रा है। तो जो आपका यूरेथ्रा है ये आपका क्या करेगा? बेसिकली आपकी बॉडी में से किसको बाहर करेगा? यूरिन को पास करेगा, बट हर टाइम नहीं करता। पहले ये जब स्टोर हो जाता है पूरा आपका ब्लैडर, उसके बाद ये पास करेगा, ठीक है। तो आप सारे पार्ट्स को कवर कर लेना कि ये आपकी दोनों क्या है? रेनल आर्टरी, रेनल वेन्स, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, फिर आपका यूरेथ्रा और ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब आते हैं हम कि सबसे इनमें से इंपॉर्टेंट वर्क कौन करेगा? जाहिर सी बात है किडनी काम करेगी, उसके बाद आपका ब्लैडर काम करेगा, क्योंकि ब्लैडर स्टोर करता रहेगा। अब किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है कि किडनी आपके पूरे के पूरे यूरिन को साफ करती है, तो इसके अंदर होता है नेफ्रॉन इसके छोटे छोटे सेल्स होते हैं। याद रखना, जैसे पूरी की पूरी हमारी नर्व होती है ना, नर्व के अंदर न्यूरॉन होता है, वैसे इसके अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मतलब किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। बोलते हैं इसके अंदर वो जो छोटे छोटे नेफ्रॉन यूनिट्स होते हैं ना, मतलब आप बोलो ये सेल्स एक टाइप के स्पेशल सेल होते हैं नेफ्रॉन, यही आपके अंदर ब्लड को बेसिकली प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। अब बताओ ये नेफ्रॉन जुड़े हुए किससे होंगे? नेफ्रॉन आपके जुड़े हुए होंगे रेनल आर्टरी से, क्योंकि रेनल आर्टरी पहले उनको ब्लड भेजेगी ऑक्सीजन के साथ, तब वो नेफ्रॉन काम करेगा और वापस वेन के थ्रू आपका ब्लड पास ऑन करेगा। तो एक्स्ट्रा आप पहले आप इसे बना लें अच्छे से, उसके बाद ये आप जाने कि क्या इसके अंदर और इंपॉर्टेंस आपको पढ़नी है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, बाकी की बातें मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अभी अब तक हमने मतलब ये जाना कि जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे। सबसे पहले किडनी होंगी आपकी लेफ्ट और राइट, उसके बाद आपकी वेना कावा और आयोटा नाम की आपने जाना कि टिश्यू काम करेगी। उसके बाद रेनल आर्टरी, रेनल वेन के बारे में बताया, यूरेटर और यूरेथ्रा के बारे में बताया, और आपको मैंने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताया। तो अब हमें यह समझना है कि बेसिकली किडनी किन चीज़ों को फिल्टर करती है, कौन कौन सी मेन चीज़ें होती है जिनका टारगेट होता है कि किडनी इनको फिल्टर करेगी ही करेगी। तो हम किडनी के जो बेसिकली किडनी है आपकी, ठीक है, किडनी के फिल्ट्रेट क्या होंगे? फिल्ट्रेट का मतलब होता है कि बेसिकली वो किस किस चीज़ों को फिल्टर करने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी जो है वो नाइट्रोजियस वेस्ट को रिमूव करने का काम करेगी। उसके बाद आपकी किडनी जो है वो आपका एक्सेस वाटर को रिमूव करने का काम करती है, और आपकी बॉडी में जो नॉन यूजफुल या एक्सेस सॉल्ट होता है
उनको रिमूव करने का मेन काम होती है। किडनी किन किन चीज़ों को रिमूव नहीं करेगी वो याद रखना, वो होते हैं अमीनो एसिड्स जो आपके प्रोटीन से बनते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, और आपके कुछ यूजफुल मिनरल्स। इनको किडनी आपका फिल्टर नहीं करेगी। जो यूजफुल मिनरल्स होंगे, ग्लूकोज होंगे, अमीनो एसिड्स, इनको फिल्टर नहीं करना चाहती, इनको किडनी फिल्टर नहीं करना चाहती। और किस किस को फिल्टर करना चाहती है? नाइट्रोजियस वेस्ट, एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट। अब मैं वो बता दूं, नाइट्रोजियस वेस्ट में आपने सुना होगा इस वर्ड के बारे में, या तो आपने यूरिया के बारे में सुना होगा या आपने यूरिक एसिड के बारे में सुना होगा। ठीक है, ठीक है, या आपने यूरिया सॉल्ट सुना हो कहीं पे, यूरिया सॉल्ट। तो बेसिकली ये वर्ड बहुत ज़्यादा नाइट्रोजियस वेस्ट में सुनने को मिलते हैं, यूरिया सॉल्ट या यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक्चुअली में पता है कब बनता है? जब आपका लिवर होता है ना, लिवर आपका फैट को, जब लिवर आपके फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मतलब जानते हो, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है, उन्हें जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है ना, तब आपका सबसे ज्यादा यूरिया बनता है। याद रखना कि लिवर जब फैट को, बड़े फैट को छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करता है, तब वो अपने अंदर से यूरिया निकालता है। और यूरिया किस किस साथ निकलता है? एडिशन ऑफ बाइल जूस के साथ निकलता है, बाइल जूस। आपने सुना होगा कि जब भी अगर आपको फैट को, बड़े फैट को मॉलिक्यूल को छोटे फैट के मॉलिक्यूल में चेंज करना है, तो बाइल जूस निकलना बहुत जरूरी है लिवर में से। उसी सेम टाइम पे यूरिया सॉल्ट आपके ये सब निकलते रहते हैं। तो याद रखना कि नाइट्रोजस वेस्ट कहाँ से आता है सबसे ज्यादा? ठीक है, सबसे ज्यादा आपने जो येलो देखा है ना, येलो कलर आपने अपने यूरिन में, वैसे तो यूरिन में अगर ये एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट होंगे तो ट्रांसपेरेंट होगा यूरिन, बट यूरिन में जो येलो कलर आता है वो यूरिया, यूरिक एसिड और नाइट्रोजियस वेस्ट की वजह से आता है। और ये पता है क्यों आता है? जब आप ज्यादा फैटी फूड लेते हो, ज्यादा फैट आप कंज्यूम करते हो, मतलब आपकी बॉडी को इतना, या तो आपकी बॉडी में पहले से ही बहुत ज्यादा आप फैटी हो, बहुत ज्यादा आप चबी हो, या फिर ऐसा है कि आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में फैट लिया है, तो उस केस में आपको ज्यादातर येलो जो फ्लूइड है आपका एक्सक्रीशन जो है वो येलो होगा। तो आप एक चीज जज कर सकते हो कि वेदर आप हेल्दी हो या उस दिन आपकी किडनी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप ये चेक करो कि आपका यूरिन का कलर क्या है। अगर आप इतना चेक करते हो कि आपका यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट है, तो आपकी किडनी अभी एक हेल्दी स्टेट पे है, किडनी पे ज्यादा लोड नहीं है, किडनी आपकी लॉन्ग रन चलेगी। पर आपको लगातार 10-20 या फिर ऐसे पूरा हफ्ता येलो फ्लूइड आता रहता है, मतलब येलो यूरिन आता रहता है, इसका मतलब आपकी किडनी खराब नहीं हुई है, पर किडनी पे लोड ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना कि आप नाइट्रोजियस वेस्ट जो है वो कैसे बनता है? आपके यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिया सॉल्ट। ये एक्चुअली में कब होता है? जब आप ज्यादा फैट कंज्यूम करते हो और आपकी लिवर को ज्यादा काम करना पड़ता है, उस केस में भी आपका बनता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है फैट भी इसका रीजन हो। आप क्या होता है, जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हो, अनहाइजीनिक खाना खा रहे हो, तो बहुत सारी रीजन है, आप बाहर का तला फला बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, तो सब केस में आपका नाइट्रोजस वेस्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था आपका पर डे में कितना लीटर किडनी लगभग करती है? 180 लीटर्स। 180 लीटर हमारी बॉडी में होता नहीं है, पर किडनी इतनी बार एक ब्लड को घुमाती रहती है उसके अंदर के वाटर, और बार बार उसको क्या करता है, फिल्टर करती रहती है ताकि थोड़ा सा भी कोई टॉक्सिक ना बचे। इसलिए किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर तक आपका प्यूरिफाई करती है। किसको? आपके ब्लड को। 180 लीटर है नहीं, आपकी बॉडी में होगा तो 10-20 लीटर ही, पर 20 लीटर की भी कैन जानते हो ना कितनी बड़ी आती है, इतनी बड़ी जो पानी वाली आती है, पर आपकी पूरी दिन भर में किडनी बहुत ज़्यादा काम करती है, 180 लीटर्स तक प्योरीफाई करती है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और उसमें से सिर्फ निकलता पता है आपको कितना है? 2 लीटर। आपकी बॉडी में से जो यूरिन निकलता है वो 2 लीटर निकलता है, मतलब 180 लीटर में से 2 लीटर वो आपका ओवरऑल इस ब्लैडर में डाल पाती है, जो मैंने ब्लैडर बताया था आपको। तो नाइट्रोजियस वेस्ट मैंने आपको बता दिया निकलता है, एक्सेस वाटर निकलता है, और एक्सेस आप जो सॉल्ट्स खाते हो, जैसे आपने सोडियम ज़्यादा ले रखा है, आपने मैग्नीशियम ज़्यादा ले, तो एक्सेस सॉल्ट आपकी बॉडी से निकलता है। ठीक है, एक्सेस विटामिन भी कई बार निकलते हैं कि आपने एक्सेस में विटामिन लिया है, तो आपकी किडनी जो फिल्ट्रेट बनाती है वो इन चीज़ों को बाहर निकालना चाहती है, नाइट्रोजियस वेस्ट, एक्सेस वाटर, सॉल्ट। और किन चीज़ों को नहीं निकालना चाहती? अमीनो एसिड, ग्लूकोज और ठीक है यूजफुल मिनरल्स। और फिल्ट्रेट का मतलब याद रखना, जो किडनी आपका फिल्टर करेगी, जो किडनी आपकी किडनी के अंदर उसके सेल फिल्टर करेंगे। अब आते हैं भैया, साफ सीधी सी बात है कि हम सीधा अब आते हैं
किडनी के अंदर हम जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स देख पा रहे होगे तो ग्राफिक आपको शो हो रहा है कि किडनी के अब हम अंदर जा रहे हैं और किडनी के अंदर हमें छोटे 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 और सेल्स मिलते हैं, करोड़ों सेल्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। यही काम करता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर पता है एक्चुअली में किडनी का खुद का ऐसे हम किडनी बोलते हैं, पर किडनी के अंदर काम करने वाले आपके नेफ्रॉन्स है। जैसे कि पूरी के पूरे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है पार्ले की, तो उसके अंदर काम करने वाली मशीनें और वर्कर्स हैं। पार्ले उसमें कुछ नहीं कर रही, वैसे ही किडनी बाहर से एक नाम है, उसके अंदर करने वाला सारा काम कौन है? नेफ्रॉन है। तो थोड़े ध्यान से मेरे साथ में आप नेफ्रॉन के डायग्राम को बनाना और मेरे साथ में ही आप उसको समझना कि मैं आपको 3 स्टेप में नेफ्रॉन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 3 स्टेप होता है, 3 यूजफुल स्टेप। यही आपके एनसीईआरटी में मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसके अंदर भी सेम यही स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप, जिससे आपका ओनली 3 स्टेप्स ऑफ एक्सक्रीशन, या फिर आपके एग्जाम में भी आ सकता है राइट द स्टेप्स ऑफ एक्सक्रीशन, तो आपको वो तीनों स्टेप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उन तीनों स्टेप को ध्यान से समझना और ये याद रखना कि आखिरी में हम निकालने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सुनते रहो मेरी बात, साथ साथ में आप पूरा नोट करते रहा करो। अच्छा, ये चीज सबसे सही रहती है। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, मैं आपको सामने नेफ्रॉन बनाऊंगा। ठीक है, नेफ्रॉन होता क्या है? नेफ्रॉन एक्चुअली में, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हमारी बॉडी की पूरी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। हमारी बॉडी में पूरे सेल काम करते रहते हैं, वैसे ही किडनी का पूरा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपके नेफ्रॉन है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है? किडनी पूरी नेफ्रॉन से बनी है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है नेफ्रॉन से बनी है। और फंक्शनल का मतलब होता है कि किडनी के अंदर काम भी कौन करता है? नेफ्रॉन ही करता है। तो नेफ्रॉन दिखने में कैसा होता है? थोड़ा सा इसका डायग्राम कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं आपको सिंपल में समझाऊंगा। आप ये बोर्ड्स में भी बना सकते हो सिंपल में कैसे। तो नेफ्रॉन में ना ऐसे, ध्यान से सुनो, एक ये फिल्ट्रेशन सिस्टम बताऊंगा। ये नेफ्रॉन, मान लो ये नेफ्रॉन का सबसे ऊपर वाला हेड वाला सेल है। ठीक है, तो आपको इस सेल के अंदर कुछ इस तरीके से आपको फिल्ट्रेशन के लिए, जैसे आप लोगों ने अपनी चाय पत्ती वाली छन्नी देखी आपने, उस तरीके से देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, छोटे छोटे पोर वाली। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका, इसको ऐसे बनाया, ये आपका है बोमैन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। इसके अंदर आपका स्टेप 1 होगा। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। ये आपका नेफ्रॉन का सबसे पहला आपको, उसके बाद आपको ये टिब्यूल बनानी है। टिब्यूल क्या होती है? ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन बोलेंगे हम शॉर्ट में इसे, वैसे तो ट्यूब्यूल बोल सकते हो, पर ये आपकी होगी ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप देखो, मेरे साथ बनाओ इसे। ठीक है, ये आपकी ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन होगी। ठीक है, इसमें से थोड़े 1-2 राउंड बना दो। तो ये आपकी ट्यूब्यूल हो गई। अब ये मैंने जगह किस लिए छोड़ी है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 आपका यहां होगा, स्टेप 2 इसके अंदर होगा। ठीक है, ये बोमैन कैप्सूल है, इसे हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ट्यूबुलर भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैंने राउंड पार्ट दिया है और ये आपकी होगी। ठीक है, ये जो चीज है ये मैं है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ 3rd स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप बोमैन कैप्सूल में, सेकंड स्टेप ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन में, और 3rd स्टेप आपका कलेक्टिंग डक्ट में होगा। क्लियर? अब आते हैं नेफ्रॉन को आपको सबसे पहले सप्लाई कहां से मिलेगी वो दिखाता हूं मैं आपको। जो नेफ्रॉन को सप्लाई मिलने वाली है ऑक्सीजन प्लस ब्लड की, पता वो मिलेगी आपकी रेनियल आर्टरी से। रेनियल आर्टरी, तो रेनियल आर्टरी से उसे सप्लाई मिल रही है। तो आप ये इस वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको, रेनियल आर्टरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं, रेनियल आर्टरी, ये जो ब्लड को लाएगी। उसके बाद ध्यान से देखो, आपको इस रेनियल आर्टरी को बाद में यहां पर भी लेके जाना है, ऐसे इसके एक पार्ट को। ठीक है, अब ये मैं क्यों बना रहा हूं अभी आपको पता चलेगा।
और ये आपकी वापस जिससे CO2 प्लस ब्लड जाएगा, अब कौन सा वाला ब्लड जाएगा, प्योर वाला ब्लड, वो आपकी होगी वेन्स, रेनियल वेन्स। ठीक है, तो आपने इन दोनों वर्ड्स को हाईलाइट कर देना है, रेनियल आर्टरी और रेनियल वर्ड। इसको मैं आपका ब्लू कलर के मार्कर से हाईलाइट करूंगा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया। आपको पता होगा रेड से क्यों किया और इसे ब्लू से मैंने क्यों किया। ठीक है, अब आते हैं हम स्टार्टिंग से पूरे प्रोसेस को समझेंगे ध्यान से, जो आपके 3 स्टेप होंगे। देखो स्टेप आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप उन्हें अच्छे से नोट भी करते रहना। पहला स्टेप है आपका ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। यस, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जो इस पार्ट 1 में होगा। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, ठीक है, द होल ब्लड कम्स टू बोमेन कैप्सूल एंड हियर ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, यूरिया, all solutes are filtrate। पहला स्टेप क्या है आपका, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। स्क्रीन पे आपका शो हो रहा है, ठीक है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या है, स्टेप 1 आपका ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। स्क्रीन पे आ गया आपका। इसका मतलब ये है, नाउ इन बोमेन कैप्सूल all the solutes in blood are filtrate into the tubules of the nephron। मतलब ये आपकी जो आपको पतली सी झिल्ली दिख रही होगी, ये एज अ छन्नी दिख रही होगी आपको, इसके अंदर ब्लड आता है और सारा फिल्ट्रेशन इसके अंदर चला जाता है, इस फिल्ट्रेशन के अंदर। अब आपको पता है इसके अंदर क्या क्या है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, यूरिया और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, एक्स्ट्रा सॉल्ट सब फिल्टर होके इस ट्यूब के अंदर आ चुके हैं। देखो इसके अंदर फिल्ट्रेशन हुआ, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा इसके अंदर ये आ चुका है। अब आपको पता है ग्लूकोज किडनी फिल्टर नहीं करना चाहती, अमीनो एसिड फिल्टर नहीं करना चाहती, और ज्यादातर जो पानी है ना, ठीक है, पानी भी सारा बाहर नहीं निकालना चाहती, कुछ यार ब्लड में भी होना चाहिए। तो याद रखना कि थोड़ा सा पानी भी, ये थोड़े से पानी को भी फिल्टर नहीं करना चाहती। हाँ, एक्सेस वाला निकल जाएगा, एक्सेस वाला पानी निकल जाएगा, पर सारा पानी थोड़ी ना आपकी ब्लड से निकल जाएगा। तो याद रखना कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ मिनरल्स और थोड़े वाटर वापस इसे रीएब्सॉर्ब करने पड़ेंगे। तो दूसरा आपका जो है, ठीक है, वो आपका है रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन? सेकंड स्टेप आप इसे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, कैपिलरी रीएब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हो, अलग अलग बुक में लिखा हुआ है, पर मैं इसे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से बताता हूं। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि इस ट्यूब में आपका फिल्ट्रेट आ चुका है। फिल्ट्रेट का मतलब मैंने बताया था कि जो भी आपका ये बोमेन कैप्सूल फिल्ट्रेशन इसके अंदर ये सारी चीजें कर देगा, तो इसके अंदर डाल देगा। तो अब होगा क्या, ये देखो कैपिलरी जो यहां आई थी, ये जो ब्लड की कैपिलरी आई थी, कैपिलरी मतलब उसकी वेसल यहां पर आई थी, छोटी छोटी पतली पतली, जो अपने साथ ऑक्सीजन वाला ब्लड आई थी, ये अब नीचे गई, और नीचे देखो ये आपस में लिपटी हुई है। किससे लिपटी हुई है, सोचो। हाँ, ये जो आपकी ट्यूब जा रही है ना, ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन, इससे लिपटी हुई है। होता क्या है कि देखो इसमें से अब ऑक्सीजन जाने ही वाला है, इसके अंदर से आपका ऐसे ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के साथ, ताकि इसे क्या मिलते रहे, यहाँ पे एनर्जी भी मिलती रहे, ये ट्यूब्स काम करती रहे, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये काम करेगी, पर होगा क्या कि आपका ये 3 चीजें नहीं जानी चाहिए। ये 3 चीजें अगर यहाँ पहुंच गई तो आपकी यूरिन से बाहर निकल जाएगी। कौन कौन सी चीजें, ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड या कुछ यूजफुल मिनरल और यूजफुल वाटर। तो क्या होगा, उससे पहले ही यहाँ से वहां तक जाने, यहाँ से यहाँ तक आने में रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगा। रीएब्सॉर्प्शन का मतलब जो आपकी मेन चीजें हैं वो आपकी ये जो कैपिलरीज है, ठीक है, ये डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है, या ऑस्मोसिस के जरिए, आप जानते हो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, उसके जरिए ये आपकी ट्यूब्यूल्स दोबारा क्या कर लेंगी, इनको रीएब्सॉर्ब कर लेगी। ये आपको दिख रही है ना, ये 4-5, ये सारी की सारी दोबारा जो ये मेन सब्सटेंस यहां से जा रहा है उसको रीएब्सॉर्ब करके अंदर अपने अंदर डाल लेगी, और वापस कहां ले जाएगी, आपको बॉडी के अंदर, ये वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर ले जाएगी। तो याद रखना दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, रीएब्सॉर्प्शन। अगर ये ध्यान से नहीं हुआ रीएब्सॉर्प्शन, तो आपकी ब्लड में से मेन चीजें भी बाहर निकल जाएगी और आप मर सकते हो। तो याद रखना कि ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां से
इससे इस पार्ट तक आपका होगा। उसके बाद एक बार सारी चीजें फिल्ट्रेट हो गई, अब यहां से आता आता यूजफुल चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई। अब जो यहां बची हुई है वो आपकी सारी हार्मफुल चीजें, एक्सेस में वाटर बचा है, यूरिक एसिड बचा है, यूरिया बचा हुआ है, नाइट्रोजियस वेस्ट बचे हुए हैं, सॉल्ट बचे हुए हैं, वो सारे के सारे इसमें चले जाएंगे, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और तीसरा आपका जो स्टेप होगा वो होगा सिक्रीशन का। सिक्रीशन का मतलब होता है ये सारा का सारा इस कलेक्टिंग डक्ट से आपके यूरेटर में, यूरेटर जानते हो ना, यूरेटर मैंने बताया था किडनी से वो दो जो चीज निकलती है और वो किडनी में जाके ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप होता है सिक्रीशन। नाउ नॉट यूजफुल सब्सटेंस आर collected in urinary bladder by uretra due to collecting duct। इनको सबको कलेक्ट करके ये आपको अब पता होना चाहिए ये क्या है दोनों। एक्चुअली में ऐसे नेफ्रॉन और भी होंगे, जो यहाँ से जुड़े हुए होंगे, यहाँ से जुड़े हुए होंगे, तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन और भी काम कर रहे होंगे, सिर्फ एक ही सेल बताया मैंने। तो तीसरा स्टेप आपका क्या होता है सिक्रीशन, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में सारा हार्मफुल सब्सटेंस यूरिन कलेक्ट कर लेगा और उसे बाद में यूरिनरी ब्लैडर में डाल देगा। तो ये आपके होंगे सारे के सारे मेन स्टेप जो नेफ्रॉन के अंदर हुए। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आते हैं हम जो हेमोडायलिसिस होता है। पर डायलिसिस आपने वर्ड सुना होगा। देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि किडनी जिनकी खराब हो जाती है, जिनकी एक किडनी चलो खराब हुई कोई बात नहीं, एक किडनी में लोड बढ़ता है, कुछ दिनों बाद अगर कुछ सालों बाद वो भी किडनी खराब हो गई तो उन्हें डायलिसिस होता है। डायलिसिस उसे पूरा बेसिकली हेमोडायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस के अंदर क्या होता है ऐसा कि हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। ठीक है, वो अब हम समझते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने कवर करा कि किडनी ने कैसे काम किया, आपका किडनी में क्या क्या स्ट्रक्चर उसके थे, फिर किडनी के अंदर हम नेफ्रॉन के अंदर भी गए और हमने ये भी जाना कि कौन कौन से वेस्ट किडनी निकालती है। अब क्या होती है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनको होता है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस को एक टाइप से आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल किडनी फॉर ह्यूमंस। हेमोडायलिसिस जो होता है, डायलिसिस वर्ड ज़्यादा यूज होता है और ये आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके खुद आप घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए या तो कोई नर्स आती है या पर्टिकुलर आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के प्रिविलेज में ही इसको करवाना पड़ता है। ठीक है, तो हेमोडायलिसिस कैसे किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले जो आपका ब्लड आता है वेन्स के अंदर, ठीक है, उस ब्लड को आपका खींचा जाता है, आपकी कलाई में से इस ब्लड को लिया जाता है। ठीक है, वेन्स के थ्रू इस ब्लड को आपके बॉडी में से लिया जाता है। ठीक है, ये कभी आपकी 3 दिन में 2 दिन में जिस हिसाब से आपकी बॉडी में टॉक्सिक बनते हैं उसके हिसाब से ये आपका ब्लड लिया जाता है, फिर इस डायलाइजर में डाला जाता है। ये डायलाइजर क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन्स होती है, ऐसे इस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड पास होता रहता है। अब जितना ब्लड जैसे आपकी छन्नी में से पास करते हैं हम 5-6 छन्नी, वैसे ये मेम्ब्रेन्स होती है, ये ऊपर अपने डर्ट इकट्ठा करती रहती है। ठीक है, और होता क्या है कि आपका इसके अंदर आपका ब्लड जाता रहता है और वो साफ होता रहता है और यहीं से फ्रेश जो आपका फ्रेश सॉल्यूशन है डायलिसिटिक सॉल्यूशन वो डाला जाता है। ये सॉल्यूशन इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में जर्म्स हो, बॉडी के अंदर आपके टॉक्सिक है, उनको रिमूव करने के लिए ये फ्रेश एक टाइप का सॉल्यूशन होता है। ये एक टाइप की आपकी मेडिसिन मान लो, उस टाइप का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, इसको आपको मेम्ब्रेन के अंदर डाला जाता है ताकि और अच्छे से आपका ब्लड फिल्टर होता रहे। और जो आपका सबसे ज़्यादा बाद में यूरिन टाइप ब्लड बचता है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, इससे डाला गया फ्रेश सॉल्यूशन ताकि टॉक्सिक और जर्म मरते रहे और इसके अंदर सारा ब्लड आपका वेस्ट वाला इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट डायलिसिटिक विद वेस्ट। और उसके बाद आपका जो प्योर ब्लड होता है वो इस चैम्बर से होता हुआ एक पंप के थ्रू वापस डाल दिया जाता है। ये पंप कई बार यहाँ पर भी लगाता है, दोनों में भी लगाता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, किस टाइप का ये डायलाइजर आप यूज कर रहे हो। तो एक तरफ से आपका ब्लड लिया, इसके अंदर मेम्ब्रेन से पास किया, फ्रेश सॉल्यूशन डाला, टॉक्सिक सारे इसके अंदर आ गए और आपका पंप से वापस ब्लड बॉडी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक हेमोडायलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है, आप इसे बना ले। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा आपके एनसीईआरटी बना हुआ है पर आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बताना है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है। ये आपका किडनी का पार्ट हो गया। तो हमने 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए कि किडनी का वेस्ट कौन कौन सा रिमूव होगा, किडनी के मेन डायग्राम पार्ट्स कौन होगा, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विथ नेफ्रॉन डायग्राम एंड लास्ट हेमोडायलिसिस। ठीक है, तो आप सारे बच्चे इसका जल्दी से जल्दी मुझे काम व्हाट्सएप कर दें।
पहला पॉइंट। दूसरा, लास्ट टाइम बच्चों ने जो काम किया उनके नाम आपके यहाँ शो हो गए स्क्रीन पे, ये हैं वो सारे अच्छे नाम, बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनका नेम है ये। और बाकी अपना ध्यान रखें, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.